नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में और आप देख रहे हैं इस वक्त कमोडिटी मार्केट की कुछ बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की, जहां पर आज सुस्ती दिख रही है। हालांकि 2 दिनों में शाम के सत्र में अच्छी तेजी दिखी और 48,500 रुपए के ऊपर एमसीएक्स पर पहुंच चुका है। कॉमेक्स पर $1840 के करीब। चांदी की अगर बात करें तो यहां पर 2 दिनों में अच्छी तेजी के बाद अब हल्की मुनाफा वसूली। आज एमसीएक्स पर $250 नीचे है, हालांकि अभी भी 65,000 के नीचे है और $24.5 के करीब कॉमेक्स पर ट्रेड कर रहा है। कच्चे तेल को लेकर आईईई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो बयान था उसके बाद से यहां पर मुनाफा वसूली आई है। 2% की कमजोरी है। आईईई का बयान था कि हम पहली तिमाही में सरप्लस में रह सकते हैं, उसके बाद से यह दबाव बना है। इसके अलावा अगर नेचुरल गैस की बात करें तो मांग कम रहने के अनुमान से कल दबाव दिखा था, हालांकि आज हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। बेस मेटल्स की बात करें तो चीन में जिस तरह से दरें लगातार कम की जा रही है उससे यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अच्छी तेजी के बाद अब यहां पर हल्की मुनाफा वसूली सारे ही बेस मेटल्स के काउंटर में हो, चाहे वो जिंक हो, निकेल हो या एल्युमिनियम हो। हालांकि फंडामेंटल सभी बेस मेटल्स के अभी भी मजबूत है और निचले लेवल से वापस से बाइंग लौटने की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से डिमांड, ग्लोबल डिमांड मजबूत है और साथ ही सप्लाई की दिक्कतें हैं, स्मेल्टर्स में काम कम हो रहा है, उसका यहां पर फायदा मिलेगा। चलिए अब एग्री मार्केट की अगर बात करें तो मेंथा ऑयल जहां पर फ्रेश सेलिंग की वजह से यहां पर दबाव बना है। मेंथा के बाद कॉटन, जहां पर गुजरात में यील्ड घटकर पुराने अनुमान से 90 लाख गांठ के आसपास उत्पादन रह सकता है। वहीं स्पाइसेस में जहां दो दिनों की मुनाफा वसूली के बाद अब धीरे धीरे खरीदारी लौट रही है। हालांकि हल्दी में हल्की तेजी है, लेकिन जीरा और धनिया थोड़ी खरीदारी ज्यादा दिखा रही है। इसके बाद कैस्टर की अगर बात करें तो डिमांड ओमिक्रॉन संकट की वजह से कम होने की चिंता थी, लेकिन अब निचले स्तरों पर वापस से खरीदारी आ रही है, क्योंकि इस साल उत्पादन कम है, इससे यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। और आखिरी ग्वार, जहां पर वापस से खरीदारी लौट आई है। 12,200 रुपए के ऊपर ग्वार गम और ग्वार सीड भी 6,450 रुपए के करीब। तो ये कुछ बड़ी खबरें कमोडिटी मार्केट की, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ ओरिगो ई मंडी के तरुण सत्संगी जी हैं, एलकेपी सिक्योरिटीज से जतिन त्रिवेदी, और साथ ही बजट पे प्री बजट एक्सपेक्टेशंस क्या है, बजट से क्या उम्मीदें हैं बुलियन इंडस्ट्री की, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ योगेश सिंघल जी हैं, जो चेयरमैन हैं बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के और दिल्ली के जाने माने ज्वेलर भी है। सबसे पहले योगेश जी, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं और बजट की बात कर लेते हैं। बजट पास आ गया है, ऐसे में आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं बुलियन इंडस्ट्री की इस बार? देखिए, सबसे बड़ा टैक्सेशन को लेके है कि जितना अधिक टैक्स होगा उतना ही टैक्स का इवेजन होगा। सभी इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री के साथ साथ पूरे देश के जो भी करदाता हैं वो चाहते हैं कि 10, 15 और 20% के 3 स्लैब हों, इससे ऊपर नहीं हो। दूसरा, जो गोल्ड ज्वेलरी कैश खरीदने की छूट है वो 2 लाख रुपया है। गांव देहात के लोग भी 10 तोले की ज्वेलरी अपनी बेटी को सोशल सिक्योरिटी के लिए देते हैं तो वो 5 लाख रुपए की बैठती है। तो दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि 5 लाख रुपए तक की अगर कैश में छूट मिलेगी तो ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा फलने फूलने का मौका मिलेगा, जो कि 3 साल से बिल्कुल दम तोड़ रही है। और भी जैसे बैंक का ब्याज है, 10,000 रुपए की छूट है, 10,000 के ऊपर ब्याज पे टैक्स लगता है। सीनियर सिटीजन को 50,000 की छूट है, ये टैक्स फ्री कर देना चाहिए, जिससे लोगों में बचत की भावना बनेगी, बैंकों में पैसा जमा होगा और देश के विकास के वो काम में आएगा। कस्टम ड्यूटी है 4% की, इंडस्ट्री की हमारी काफी सालों से डिमांड है, तो बहुत तरह के बैंक इसका ब्याज है। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यदि एसएससी को वो ब्याज देता है तो वो 6% देता है, अगर उनसे वसूलता है तो 12%। तो उसमें 6% का जो गैप है उसको कम करना चाहिए, बैंक की दरों पर ही ब्याज का लेन देन करना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारी इंडस्ट्री की डिमांड है जो छोटी छोटी हैं, जो अगर सरकार इसको पूरा करेगी। कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात करें, सोना चांदी हीरा कोई भी चीज है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो 20% से अधिक नहीं होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो 20% है उसको भी घटा के 10% करना चाहिए, ताकि ट्रांजैक्शन डिजिटल हो सकेंगे और ट्रांसपेरेंसी के साथ में हमारा देश आगे बढ़ सकेगा। ओके
ओके, तो ये कुछ बड़ी मांगे है। इनका कहना है कि इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो 3 दरें कर दे, 10, 15, 20। उसके बाद दूसरी जो मांग है बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से वो ये है कि 100 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी को कैश में खरीदने की छूट दी जाए। साथ ही पुराने ज्वेलरी की जो खरीद भाव को नए जेवर के मूल्य से घटाकर टैक्स लगाई जाए। साथ ही बैंकों से जो लोन मिलता है उस पर ब्याज में राहत दी जाए ज्वेलरी इंडस्ट्री को। साथ ही इनको जीएसटी पर भी राहत की उम्मीद है और इंपोर्ट ड्यूटी भी घटाकर 4% तक करने की मांग है। इन मांगों को क्या आपने वित्त मंत्री तक पहुंचाया है अपने एसोसिएशन की तरफ से, योगेश जी? बिल्कुल, ये सभी मांगे हम लगातार हर बजट पे हम सरकार को भेजते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जैसे ऑटो इंडस्ट्री में लोन मिलता है गाड़ियों पे, इसी तरह से हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री पे भी अगर लोन की सुविधा होगी तो हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी और इससे भी ज्यादा हमारे फायदा होगा। जैसे क्रेडिट कार्ड है, अभी डिजिटल पेमेंट की बात करें तो क्रेडिट कार्ड पे 1.5%, 1%, 2% का वो कट जाता है, तो ये भी कोई चार्ज नहीं कटना चाहिए क्रेडिट कार्ड पे भी। तो इस तरह की जो है ना ये डिमांडें हैं, छोटी छोटी डिमांडें, अगर ये पूरी हो जाए। जीएसटी है अभी 3% है ज्वेलरी इंडस्ट्री पे, 1% पहले सेल टैक्स होता था, तो इसको कम से कम 1% पे लाना चाहिए, जिससे लोगों में ज्यादा से ज्यादा डिजिटल होने की संभावना बढ़े और हमारा देश ज्यादा से ज्यादा टैक्स, सरकार का मकसद है जितनी भी पाबंदियां सरकार लगाती है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूला जाए जिससे कि देश का विकास हो सके, और व्यापारी सरकार के इसमें साथ खड़ा रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं टैक्स ज्यादा होने की वजह से बोझ ज्यादा पड़ता है एसएससी पे और वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ का रास्ता ढूंढता है। ओके, ओके, यानी बुलियन इंडस्ट्री की उनको लग रहा है कि ये सब जेन्युइन मांगे हैं और ग्राउंड पर इसे इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि इनको लगता है कि पहले सेल्स टैक्स 1% लगता था, अब जीएसटी आने के बाद 3% होने से दिक्कतें हो रही है। लेकिन सर ये तो स्पेशल विंडो के तहत 3% किया गया था, लेकिन खबरें तो ऐसी मिल रही है कि जीएसटी बढ़ाई भी जा सकती है अगर इंपोर्ट ड्यूटी में राहत दी जाए। क्या इस तरह की उम्मीद आपको भी सोर्सेस बता रहे हैं क्या? सरकार का, हमारे कुछ ज्वेलरी के संगठन हैं जो बड़े बड़े संगठन हैं, देश के बहुत नामचीन संगठन अपने आप को बताते हैं, वो इस तरह की सिफारिश सरकार को देते हैं कि आप कस्टम ड्यूटी हटा दीजिए और सारा का सारा जीएसटी कर दीजिए। सपोज करो कस्टम ड्यूटी 7.5% है और 3% ही है, तो 10.5% जीएसटी लगा दीजिए, देश की ज्वेलरी इंडस्ट्री का भट्टा बैठ जाएगा। तो इस तरह की हमारे कुछ संगठन हैं जो सरकार को सलाह देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना टैक्स कम होगा उतना ही से भी हमारी बात हुई थी, तो उनकी दलील ये थी कि अगर जीएसटी अगर बढ़ा दिया जाए, अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम किया जाए, तो उससे क्या होगा कि देश में जो स्मगलिंग, जो गैर कानूनी तरीके से जो गोल्ड आते हैं वो बंद हो जाएगा और सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा और सरकार के हाथ में रहेगा। इस वजह से वो जीएसटी पर, क्योंकि वो जीएसटी को घटाना, उन्हें ये करना, मैन्युवरिंग करना उनके लिए, सरकार के लिए ज्यादा आसान होगा, इस वजह से ये इस तरह के सलाह दिए गए। बोलिए योगेश जी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि सरकार जो है ना इंपोर्ट को भी घटाना चाहती है और तस्करी को भी रोकना चाहती है, जो दोनों अपोजिट है। हम मानते हैं कि सरकार की ये परेशानी है, लेकिन सरकार अगर हमारे देश में टैक्स की वो घटा देगी, दर 10 और 15 और 20% कर देगी, तो मेरे ख्याल में कोई टैक्स की इवेजन होगा नहीं और सरकार के पास भी इतना टैक्स आएगा कि सरकार देश को भी अच्छे से चला सकती है और अपना जो कर्जा है देश के ऊपर उसको भी 2, 4, 5 साल में हटा सकती है। इसके लिए हमारी इंडस्ट्री ने पहले भी और पूरे देश के सभी लोगों ने बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स की मांग भी की थी। बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसमें कि पूरे देश के सभी इनकम टैक्स, जीएसटी, सभी प्रकार के टैक्स खत्म हो जाते हैं सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा, और वो बैंक वसूल लेता है। तो झंझट ही नहीं है, जितना भी ट्रांजैक्शन होगा बैंक में उसी पे वहीं कट के और व्यापारी के खाते में वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा। मान लिया सपोज करिए 10 लाख रुपए का माल बेचा किसी ने, तो 10 लाख रुपए पे 1% अगर बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स है या आधा % टैक्स है, तो वो वहीं की वहीं कट के 10,000 रुपया, 49,90,000 रुपया वो एसएससी के खाते में आ जाएगा, व्यापारी के खाते में आ जाएगा। तो वो भी सुझाव दिया गया है, उसको सरकार ने कहा है कि इसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, लेकिन ये भी सुझाव अच्छा है कि बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स आ जाए तो हमारे देश में एफडीआई की लेकिन जरूरत आपकी नहीं कई सारी ऐसी मांगे हैं जिस पर जरूर विचार। जी जी, देखिए क्या है जो विदेशों में योगेश सिंघल साहब, आपने वक्त निकाला और अपनी इन, जी योगेश सिंघल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा था विश्वमोहन जी, जैसे विदेशों में काला धन पड़ा है, स्विस बैंकों में काला धन पड़ा है, लोग यहाँ से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो देश छोड़ के भाग रहे हैं,
वो सारा का सारा पैसा अगर बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स पे विचार करेगी सरकार तो सारा पैसा देश में आ जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि एफडीआई की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स सिस्टम हमारी सरकार इस पे विचार करती है तो इससे हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। अभी हम इंपोर्ट पे टिके हुए हैं, अभी हम ट्रेडिंग हब हैं। हर देश हमको माल बेचने की कोशिश करता है, फिर हमारा देश लोगों को एक्सपोर्ट करेगा। ओके ओके ओके। ये ऐसी मांगे है जो पूरे टैक्स स्ट्रक्चर को बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब ट्रांजैक्शन टैक्स लगाएंगे तो पूरे टैक्स सिस्टम को बदलना पड़ेगा। हालांकि ये बजट के लिए नहीं, ये पूरे आप पूरे लॉ में ही बदलाव की मांग कर रहे हैं, तो ये तो खैर लॉन्ग टर्म बातें हो गई। शुक्रिया शुक्रिया योगेश जी, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और अपनी इंडस्ट्री, अपने एसोसिएशन की तरफ से आप अपनी मांगे रखी कि बजट से बुलियन इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें और क्या चाहते हैं आप वित्त मंत्री से इस बार बजट में। चलिए आगे बढ़ते हैं और वापस लौटते हैं अब वायदा बाजार की तरफ। हमारे साथ जतिन और तरुण जी बने हुए हैं। सर स्वागत है आप दोनों का। गोल्ड और सिल्वर, जतिन, काफी अच्छी तेजी 2 दिनों में दिख रही थी, शाम के सत्र होते ही बेहतर एक्शन दिखना शुरू हो जाता है। क्या उम्मीद करें? आज भी गोल्ड हालांकि सुस्ती है लेकिन हल्की तेजी दिखा रहा है। शाम के सत्र में वापस से खरीदारी की उम्मीद आपको लग रही है? विश्वजीत, थोड़ा इनडिसाइसिव मूव रह सकता है। बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी गिरावट दोनों ही मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ आज के दिन में। जिस तरह से पिछले 2 दिन में अच्छी खासी बढ़त के साथ जो ट्रेड हुई है, मुझे लग रहा है रेंज बाउंड टेरिटरी में ट्रेड करना चाहिए गोल्ड जो है वो। अगर बाइंग लेवल देखें कि ट्रेडर्स के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, तो ये करंट प्राइस पे तो नहीं है, क्योंकि कल शाम के टाइम पे भी इवनिंग सेशन में 48,500 के आसपास जो है वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेते हुए दिखा था गोल्ड का प्राइस जो है वो। तो थोड़ा डिप मिलता है तब बाय करने की सलाह है 48,300 के आसपास। एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से देखने जाएंगे तो 48,000 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और 48,700 48,800 का टारगेट के हिसाब से बाइंग की सलाह दूंगा मैं। डे ट्रेडर्स के लिए दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी है। करंट प्राइस से यहाँ से लेके 48,550 के आसपास की जो रेंज है यहाँ पर सेल कीजिए 48,600 के स्टॉप लॉस के लिए। वापस से जैसे ही नीचे में 48,400 300 आ जाता है पोजीशन कट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं लग रही है गोल्ड। ओके, यानी यहाँ से 150-200 रुपये नीचे आने दीजिए, गोल्ड को कूल ऑफ होने दीजिए, फिर आप एंट्री करें 48,300 पे। 48,000 का स्टॉप लॉस लगा ले 48,800 के टारगेट के लिए। तरुण जी, आपको गोल्ड और सिल्वर में आज क्या पसंद आ रहा है? चांदी तो काफी अच्छी तेजी दिखा चुकी है, अब यहाँ से आपको क्या लग रहा है चांदी में और साथ ही गोल्ड में भी? हाय मॉर्निंग विशु मोहन जी। वेल नो डाउट जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग आया और पेनफुल जो लेवल है ग्लोबल इन्फ्लेशन के स्पेशली इन द यूएस एंड यूरोप, उसका बेनिफिट हमने शॉर्ट टर्म में आते हुए देखा है गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को। बट हमको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वंस अगेन डॉलर इंडेक्स में तेजी का माहौल चालू हुआ है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को। रेंज रहेगा फॉर शॉर्टर टर्म अराउंड 47,000 से 49,000, इसके बीच में ही गोल्ड की प्राइस एक्टिविटी होनी चाहिए। 49,000 के ऊपर इजीली प्राइस नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे पास अभी रेट हाइक भी है मार्च में। टिल देन क्या है कि बोथ साइड के मूवमेंट देखने को मिलेंगे। सिल्वर में क्या हो रहा है 66,000 से 67,500 पर टॉपिश फॉर्मेशन हो रहा है लास्ट 4-5 महीने से, एंड 60,000 से 58,000 पर बॉटमिश काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन हो रहा है। आई थिंक सिल्वर में क्वेश्चन हो सकता है 500,000 रुपए बढ़ने का, जिस तरह से बेस मेटल्स में तेजी देखा है। बट 67,500 के ऊपर सिल्वर नहीं चल पाएगी। उन लेवल से वंस अगेन सेलिंग अट्रैक्ट होते हुए देखेंगे। ब्रॉडर रेंज है 58,000 से 67,500, इसके अंदर ही प्राइस एक्टिविटी मोस्ट ऑफ दिस क्वार्टर में होनी चाहिए। ओके ओके, तो ये व्यू है गोल्ड और सिल्वर पर तरुण जी का। जतिन, चांदी के लिए आप क्या टारगेट दे रहे हैं? चांदी में अगर किसी को ट्रेड करना है तो आप क्या सलाह देंगे? पोजिशनल के हिसाब से देखने जाएंगे तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन जो है वो पॉजिटिव है। जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस भी अच्छे खासे हायर लेवल्स पे धीरे धीरे चाल जो है वो पॉजिटिविटी की दिखा रहा है। साथ ही साथ में सभी बेस मेटल्स जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मेजर ऑफ द बेस मेटल्स जैसे कि कॉपर, निकल और जिंक, एल्यूमिनियम है, सभी बेस मेटल्स में अच्छी खासी बढ़त चल रही है। तो सिल्वर में ऑलरेडी 2,500 से 3,000 की जो बढ़त है पिछले 3 दिनों में, इस हफ्ते के अंदर अगर बात कर ले तो ये बढ़त जो है वो सस्टेन होनी बहुत जरूरी है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आगे चलते हुए बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिल सकती इन द नेक्स्ट वीक और सो, पर जरूर मिल सकती है, मगर ये लेवल जो है होल्ड करना बहुत जरूरी है। उसके हिसाब से मैं बोलना चाहूंगा कि 64,500 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी जोन बन जाएगा। 64,500 के लेवल्स अगर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे जब तक पॉजिटिव रहेंगे, तब तक मुझे लग रहा है इसके अंदर सेलिंग की जो है वो रणनीति ना अपनाए, कि सिल्वर एज वी नो वोलेटाइल काउंटर रहता है, गैप अप ओपनिंग भी दे देता है कभी कभार। तो 64,500 के नीचे जब तक प्राइसेस फिसलना शुरू नहीं करते, तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाकर रखें। हायर लेवल्स पर 66,000 से लेके 67,500 जो भी उसकी हर्डल है, 66,000 पहला हर्डल रहेगा। 66 के ऊपर अगर प्राइसेस चलना शुरू कर दिए तो 67,500 तक कोई उसको रोक नहीं पाएगा। तो ये जो है वो प्राइस एक्शन जो है वो पॉजिटिव रुझान जो है उसको पकड़ के चले जब तक 64,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक। ओके ओके, तो ये व्यू है सिल्वर को लेकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कच्चे तेल की बात कर लेते हैं, जहां पर आई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बयान के बाद हल्की कमजोरी आई है। साथ ही क्रूड स्टॉक भी बढ़े हैं यूएस में, गैसोलीन की इन्वेंट्री भी बढ़ी है। इन खबरों के बीच में अब आप क्या सलाह दे रहे हैं तरुण जी? क्या यहां से गिरावट पर खरीदें या बेचें, क्या करें? अभी भी हमारा बाइंग का स्टांस रहेगा। 2 हफ्ते पहले जब $75 के आसपास WTI के प्राइस थे, अराउंड 5900 डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस थे, तभी से हम लॉन्ग साइड में हैं। देखिए, आईईए का रिपोर्ट जो आया उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि डिमांड 2 लाख बैरल पर डे से बढ़ेगा। साइमल्टेनियसली इस साल के एंड में जो इन्वेंटरीज है, ग्लोबल इन्वेंटरीज, वो प्री कोविड लेवल के लोएस्ट लेवल पर जाएंगी। थर्ड पॉइंट हमको नहीं भूलना चाहिए कि अभी ओपेक के पास फर्दर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लिमिटेड क्वेश्चन है। अभी भी आई थिंक जब तक $80 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहे हैं WTI के एंड MCX में 6000 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव रहेगा। बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। मैं अराउंड 6150 के आसपास बाय करना प्रेफर करूंगा। 6000 क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप रहेगा। मुझे लगता है 6400 से 6550 हायर साइड पे आने वाले 1 वीक या फोर्टनाइट में प्राइस आने चाहिए। ओके ओके, यानी इनको लग रहा है कि अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, तो आपको खरीद कर ही जाना है। और जो खरीदारी की सलाह है 6150 पे आपको डिप पे बाइंग करनी है, और वापस से 6400 के लिए आप इंतजार कर सकते हैं। जतिन, नेचुरल गैस में क्या लग रहा है? नेचुरल गैस में अगर किसी को ट्रेड करना है तो क्या सलाह देंगे? जिस तरह से हमने काउंटर को देखा है कि एक बाइंग और सेलिंग दोनों ही ये महीने के अंदर देख चुके हैं हम, जहां पर 290 के आसपास स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी मंथ में थे, फिर वहां से प्राइसेस ने शूट अप किया तो 340 350 आ गई इन्वेंट्री की बेसिस पे, और ठंडी का जो विंटर सेशन का एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से। फिर बाद में अपडेट था कि ठंड इतनी शायद ज्यादा ना बढ़ेगी, तो वहां से स्ट्रांगली उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई। तो वहीं पे अभी आसपास हैं हम लोग जहां से ये रैली शुरू हुई थी। तो यहाँ से सेलिंग जो है वो और ज्यादा दिख नहीं रही है मुझे कि यहाँ से बहुत ज्यादा और सेलिंग आए। तो सेलिंग का रुझान ना रखते हुए बाइंग की तरफ का रखना चाहिए व्यू पॉइंट जो है वो। 290 के आसपास के लेवल्स डे ट्रेडर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है 286 की स्टॉप लॉस के साथ, और हायर लेवल्स पे कहीं ना कहीं 296 टू 300 के टारगेट्स के लिए एम करना है। स्विंग ट्रेडर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स को मैं एडवाइस दूंगा कि जब तक 265 के नीचे प्राइसेस फिसलते नहीं है तब तक एक्यूमुलेशन स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। 290 के आसपास खरीदें, फिर सीधा 275 280 के बीच में एक और पोजीशन बना लें। ओवरऑल 265 का स्टॉप लॉस रखें। फिर से जब प्राइसेस जो है वो 310 315 के आसपास आएंगे तब वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूंगा। ओके ओके, तो ये व्यू है नेचुरल गैस को लेकर, जो आज इंट्राडे के लिए इनका कॉल है 290 पे खरीदे, 286 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा ले, और जो टारगेट है 296 का है। जतिन, अब बेस मेटल्स में कोई टॉपिक आज के लिए आपकी तरफ से? विश्व जी, मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा कि बेस मेटल के अंदर हमारा व्यू पॉइंट जो है वो एल्यूमिनियम पे स्ट्रांगली बुलिश है। मुझे लग रहा है कि 2022 का जो साल है वो एल्यूमिनियम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अच्छी खासी बढ़त के साथ ट्रेड करेगा। डेफिनेटली निकल के प्राइसेस जो है वो सबको आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर हम रिटेलर्स के हिसाब से देखें तो निकल के प्राइसेस जो है बहुत वॉलेटाइल रहते हैं, तो उसकी लॉट साइज भी बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर ट्रेडर्स के लिए वो ज़्यादा रिस्की एसेट हो जाता है ट्रेड करने के लिए कमोडिटी जो है। तो सेकंड बेस्ट जो परसेंटेज गेन में वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है बहुत ही सेफ बेट है। जिस तरह से प्राइस एक्शन चल रहा है एल्यूमिनियम का, बाय ऑन डिप्स की मार्केट है ये।
यहाँ पर कभी भी बहुत ज्यादा सेलिंग जो है वो दिख नहीं रही है मुझे। अच्छी खासी डिमांड भी जो है वो प्लेस्ड है, इन्वेंट्री भी जो है सपोर्टिव है प्राइसेस को लेकर के। तो यहाँ पर बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाकर रखें। डे ट्रेडर्स के लिए 242 का बाइंग प्राइस रहेगा, 239 के नीचे स्टॉप लॉस और टारगेट जो 247 से 248। ओवरऑल पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए एडवाइस है, जब तक प्राइसेस 230 के नीचे ट्रेड नहीं कर रहे हैं तब तक ये पोजीशन जो होल्ड करें। हायर लेवल्स पे 265 के टारगेट्स के लिए एम करना है पोजिशनल ट्रेडर्स। ओके तो एल्युमिनियम टॉपिक इनकी तरफ से लग रहा है कि एल्युमिनियम ही खरीदना चाहिए। इनकी लगातार एल्युमिनियम में खरीदारी की सलाह है और 242 पे खरीदने की सलाह है। 239 रुपये 239 का स्टॉप लॉस लगा ले, टारगेट है 248 का। अब चलिए एग्री मार्केट में बात कर लेते हैं कॉटन की, जहां पर कल शाम से लगातार मुनाफा वसूली दिख रही है। आज भी 1 से 2% तक की कमजोरी दिख रही है कॉटन और कॉटन केक दोनों पर ही। तरुण जी, क्या व्यू है कॉटन और कॉटन केक दोनों पर आपका? देखिए, अगेन जो एक्सचेंज ने मार्जिन बढ़ाया 3% से 6% एडिशनल, उसका इम्पैक्ट है। अदरवाइज हमने कल मॉर्निंग में रिकॉर्ड हाई डोमेस्टिक मार्केट में बनते हुए देखे हैं, आइस के अंदर में भी रिकॉर्ड हाई बने हैं। अभी जिस तरीके से देखिए सीआई ने भी क्लियर किया है कि प्रोडक्शन इस साल हमारा कम रहेगा, 12 लाख बेल से अराउंड 30.4 मिलियन बेल्स का रहेगा। साइमल्टेनियसली एंडिंग स्टॉक जो लास्ट ईयर में था 7.5 मिलियन बेल्स, वो घटकर 4.5 मिलियन बेल्स रहेगा। डिस्पाइट द हायर प्राइसेस, डिमांड जो ऑन रिकॉर्ड देखने को मिलेगी एंड उसका इम्पैक्ट हमने डोमेस्टिक मार्केट में देखा है। यूएसडीए ने ऑलरेडी ये पॉसिबिलिटीज जताई थी। ग्लोबल बैलेंस शीट टाइट है और उसका इम्पैक्ट हम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मार्केट दोनों में आते हुए देख रहे हैं। मैं जब तक कॉटन 34,800 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देगा एमसीएक्स में, डिप्स पे बाय करना प्रेफर करूंगा अराउंड 35,500। शॉर्ट टर्म में मेरे को लगता है 38,000 तक प्राइस आ सकते हैं एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर 40,000 के ऊपर भी प्राइस जाए तो। ओके यानी डिप पे खरीदारी की सलाह है। इनको लग रहा है कि 35,500 तक नीचे आए तब आप कॉटन खरीदे, स्टॉप लॉस लगाएं 34,800 का, टारगेट है 38,000 का। शुक्रिया तरुण जी आपका, जतिन आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना है, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे एफएनओ जंक्शन। नमस्कार।